कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ एडवोकेट आज मैं आप लोगों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का टॉपिक नंबर 11 लेकर आया हूं। टेस्ट नंबर 11 सॉरी। आप लोगों को पता है हम आपको एवरी शनिवार में टेस्ट कराते हैं। इससे पहले आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाके किसी भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएसजे की, आपको पूरा फायदा मिलेगा। आपके लिए वो क्वेश्चन लाए जाते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ना कि आलतू फालतू कुछ नहीं कराया जाता एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। बाकी जो जनरल स्टडी का पोर्शन रहता है हमारे एग्जाम में, उसकी आपकी क्लास भी चल रही है कंटिन्यूटी के साथ। आप वो भी प्ले लिस्ट से जाकर प्रतिदिन 3 क्लास डलती है और एक हफ्ते में एवरी शनिवार और संडे टेस्ट डलते हैं आपके जनरल स्टडी के, करंट अफेयर के। तो आप वो भी कंटिन्यूटी के साथ प्ले लिस्ट से जाकर देख लें। और हमारे यहां ऑनलाइन क्लासें भी उपलब्ध है। विन आईएएस कैंपस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। घर बैठे आप क्लास ले सकते हो। जैसे ऑफलाइन क्लासें मिलती है वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लासेस समय टू समय, डे बाय डे सब प्रदान कराई जाएगी। चलिए आइए देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 टेस्ट नंबर 11। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा के अधीन न्यायालय किसी वाद के पक्षकार को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकता है? बताइए, सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा के अधीन न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए, मीडिएटर के लिए निर्दिष्ट कर सकता है? धारा 88 के तहत, धारा 89 के तहत, धारा 87 के तहत, धारा 86A के तहत। न्यायालय मध्यस्थता के लिए धारा 89 के तहत निर्दिष्ट कर सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से किसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए हक नहीं है? याद रखना, किसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से किसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का हक नहीं है? संघ के मंत्रियों को, राज्य के मंत्रियों को, भारत के उपराष्ट्रपति को और डी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। इसमें आंसर हो जाएगा डी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। इसे छूट पाने का यह अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, जिला सत्र न्यायालय जो होता है, किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। डी आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अभिवाचन का सार क्या है? अभिवाचन का सार क्या है? तथ्यों का अभिवाचन करें, विधि का नहीं। बी ए, तथ्य और विधि का अभिवाचन करें। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा तथ्यों का अभिवाचन करें, विधि का नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा संशोधित की जा सकती है किसके द्वारा?
जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा है वो किसके द्वारा संशोधित की जा सकती है? संसद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, वाद के पक्षकारों द्वारा, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसमें है आपका संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है, ठीक है, परिवर्तन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक न्यायालय वाद पत्र को कब नामंजूर कर सकता है? अनएक्सेप्टेबल, कब अनएक्सेप्ट कर सकता है एक न्यायालय वाद पत्र को? ठीक है, जहां वादी नियम का अनुपालन नहीं करता, जहां पर कोई वादी है और जो रूल रेगुलेशन है कोर्ट के उसका अनुपालन वो नहीं कर रहा, तब। बी, जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में हो। सी, जहां वाद विधि द्वारा बाधित हो। डी, उपरोक्त सभी। बताइए, जहां वादी नियम का अनुपालन नहीं करता तब भी रिजेक्ट कर सकता है न्यायालय, जहां वाद विधि द्वारा बाधित हो तब भी न्यायालय रिजेक्ट कर सकता है। सी, जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में हो तब भी न्यायालय से रिजेक्ट कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 6 से 10 का संबंध है। नियम 6 से 10 का संबंध है क्या? संपत्ति की कुर्की। बी, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। सी, अंतर्वर्ती आदेश। डी, कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड, सब बच्चे बताएं, बताएं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंतर्वृत्ति आदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 210 में उल्लेख है, धारा जो 2 का शेड्यूल 10 है उसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? अंतःकालीन लाभ का। बी, विदेशी निर्णय का। सी, विदेशी न्यायालय का। बताइए किसका उसमें वो है? इसमें धारा 210 में अंतःकालीन लाभ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो ऑन कर दो इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास का जो मुकदमा था या वाद था किससे संबंधित है? एक वाद लाया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास। यह वाद किस चीज से संबंधित था? ए, कमीशन निकालने से। बी, अंतरिम व्यादेश से। सी, शपथ पत्र से। ये जो वाद था माननीय उच्चतम न्यायालय में, यह था अंतरिम व्यादेश से। ये बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, डिम्ड डिग्री से अभिप्रेत क्या है? मतलब डिम्ड जो डिग्री है उससे हम क्या समझते हैं, क्या चीज हम फील करते हैं माइंड में? ए, निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिग्री तैयार की जाए, मतलब डिसीजन का वो अंतिम स्टेज जब तक वो तैयार किया जाए। बी, न्यायालय का अंतिम आदेश। सी, न्यायालय का अंतिम निर्णय। डिम्ड जो डिग्री है इससे जो अभिप्राय है वो है निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिग्री तैयार की जाए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 29 में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है? निम्न में कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 29 में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है? एक आदेश, एक डिग्री, एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन। बताइए। डी है एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन। इसमें है धारा 29 में एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 217 के तहत निम्न में कौन लोक अधिकारी नहीं है?
सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 217 के अंतर्गत किसे लोक अधिकारी नहीं माना जाता है? क्वेश्चन ये है हमारा। ए ऑप्शन है एक न्यायाधीश को, एक ग्राम पंचायत के सरपंच कह लो, प्रधान कह लो, मुखिया कह लो, कुछ ही कह लो। सी ए व बी दोनों को, मतलब ना तो एक न्यायाधीश को माना जाता है और ना एक ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया को माना जाता है। बताइए किसे नहीं माना जाता? यह नहीं माना जाता एक ग्राम पंचायत के प्रधान को, मुखिया को या सरपंच को। इसे लोक अधिकारी नहीं माना जाता, बाकी सबको लोक अधिकारी माना जाता है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ आता है? जो लघुवाद न्यायालय है वो किसके अधीन आता है? केवल उच्च न्यायालय के, बी केवल जिला न्यायालय के, सी ए और बी दोनों के अधीन आता है। मतलब उच्च न्यायालय के भी और जिला न्यायालय के भी, ये दोनों के अधीन आता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? याद रखना, नहीं है। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित कोई वाद, पूजा के अधिकार से संबंधित वाद, भागीदारी से संबंधित वाद। बताइए कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? इसमें जो दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है वो है राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित कोई मामला। ये दीवानी प्रकृति में नहीं आता, ये फौजदारी प्रकृति में आता है। बाकी ये दोनों दीवानी में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस प्रावधान में आणविक प्राण न्याय की व्याख्या की गई है? आणविक प्राण न्याय की व्याख्या की गई है। धारा 11 स्पष्टीकरण 1 में, बी धारा 11 स्पष्टीकरण 3 में, धारा 11 स्पष्टीकरण 4 में। बताइए किस में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस प्रावधान में आणविक प्राण न्याय की व्याख्या की गई है या सॉल्यूशन दिया गया है या बताया गया है? यह किया गया है धारा 11 स्पष्टीकरण 4। सी आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहां लाया जाएगा या कहां संस्थित होता है? याद रखना, अस्थावर संपत्ति कहां संस्थित होता है? क्या? वाद। ए ऑप्शन, जहां संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है, मतलब जहां पर जिस जिले में, जिस शहर में, जिस स्थान पर वो संपत्ति या वस्तु स्थित है वहीं पर वाद लाया जाएगा। बी जहां प्रतिवादी कारोबार करता है, मतलब रहने वाला कोई अगर दिल्ली का है और कारोबार मुंबई में कर रहा है तो वहां मुंबई में। सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका जो हमारा आंसर है वो है जहां संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। ए आंसर है। ठीक है। वहीं पर वाद लाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वाद संस्थित करने की आपत्ति। अगर कोई वाद संस्थित करना है उसकी आपत्ति पहली बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति होगी? एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति होगी, मंजूरी होगी? ए धारा 21 का, धारा 22, धारा 20। बताइए यह मंजूर किया जाएगा धारा 21 क्या के तहत? का 1A, ए की बात है। हिंदी में कहा जाएगा, नंबरिंग में 1 आ जाएगा और इंग्लिश में ए लिखा हुआ आ जाएगा, तो का 1A का ए की बात है सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिग्री का किसके द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है? निष्पादन कराया जा सकता है पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। पारित मतलब
पास करने वाले न्यायालय द्वारा वो कर सकता है निष्पादन, या फिर वो जिसे डिग्री भेजी गया है न्यायालय को वो कर सकता है उसका निष्पादन। ठीक है, जिलाधीश द्वारा, जो जिला जज होता है, जिला जज द्वारा, बताइए ये किया जा सकता है पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न मामलों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा मामला है वो? किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, डिग्री के निष्पादन के लिए, विभाजन करने के लिए। बताइए, विभाजन करने के लिए ये नहीं कर सकता, डिग्री के निष्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का टेस्ट का, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी वाद के मामले में जो रेलवे से संबंधित हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80, याद रखना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अधीन नोटिस देना होता है। धारा 80 के तहत किसे नोटिस देना होता है? अगर कोई मामला रेलवे से संबंधित हो, कोई वाद रेलवे से संबंधित हो, उस रेलवे के महाप्रबंधक को, भारत सचिव को, या सचिव भारत सरकार को, एक ही बात है सब, सचिव रेल मंत्रालय को। बताइए किसे नोटिस देना होता है? यह देना होता है उस रेलवे के महाप्रबंधक को। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 नंबर का टेस्ट, जो आपको पता है हम आपको एवरी शनिवार उपलब्ध कराते हैं। और अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ ओनली फॉर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विन-आईएएस कैंपस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पे आपको कंटिन्यूटी के साथ क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, और बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर, एडवोकेट।